हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आसिमा अपने ससुराल में सभी का ख्याल अच्छे से रखा करती थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक कमी थी, जिसकी वजह से उसकी सास ज्योति उससे बड़ी परेशान रहती थी। वो आसिमा को डांटते हुए बोलती है, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? तुझे कितनी बार कहा है कि घर खर्च के लिए पैसे अलग रखा कर और अपने खर्च के पैसे अलग रखा कर, जिससे पैसों का हिसाब कभी भी इधर उधर नहीं होगा। माँ जी, मैंने पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन अभी कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। पूरे घर में ढूंढ लिए ना अच्छे से? हाँ माँ जी, मैंने बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक सब चेक कर लिया। हे भगवान, वॉशरूम में कौन पैसे रखता है जो तू वहाँ चेक करने गई थी? वो माँ जी, कभी कभी मैं ही रख दिया करती थी। तेरे जैसी लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं तेरी माँ तुझे कैसे झेलती होगी। सॉरी माँ जी, मैं एक बार फिर से अपने कमरे में चेक कर लेती हूँ। यार, ये इस बात को यहीं क्यों नहीं खत्म कर देती? मैंने तो वो पैसे अपने खर्चों में लुटा दिए। अब मैं सच्चाई कैसे बताऊं? अगर बता दिया तो ये बुढ़िया मुझे घर से निकाल फेंकेगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा ढूंढ उन पैसों को। हाँ, जाती हूँ। आसिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। उसे कुछ देर बाद एक तरकीब सोचती है और वो खुद से बोलती है, आइडिया, एक काम करती हूँ, मैं सासू माँ को बोल देती हूँ कि सरिता आंटी ने मुझसे पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद लौटाने की बात कही थी और ये बात बताना मैं आपको भूल गई थी। हाँ, ऐसा कहना ही ठीक रहेगा। ऐसे माँ जी का शक भी दूर हो जाएगा और मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर 3 महीने में जैसे तैसे करके मैं माँ जी को पैसे लौटा दूंगी। इतना सोचकर वो फटाफट ज्योति के कमरे में जाती है और झूठ बोलते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने वो पैसे सरिता आंटी को दिए हैं। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद वापस लौटाने को कहा था। लेकिन सरिता तो यहाँ से घर खाली करके 4 महीने पहले ही जा चुकी है। तूने उसे कब पैसे दे दिए? अगर घर में आई होती तो मुझसे जरूर मिलकर जाती। और वो भला तुझसे पैसे क्यों मांगने लगी? सहेली मेरी, लेना देना मुझसे है उसका। तेरे पास कब से उधारी के लिए आने लगी वो? धत तेरी की, फंस गई अपने ही जाल में। अब कौन सा झूठ बोलूं? जल्दी कर, नहीं तो बुरी तरह लपेटे में आ जाएगी। अरे बोल ना, क्यों? झूठ पकड़ा गया ना तेरा? नहीं माँ जी, झूठ कैसा? मैंने फिर किसी और को दिए होंगे पैसे, लेकिन किसे दिए वो याद नहीं। बस कर तू, झूठ बोलने की भी हद होती है, लेकिन तूने तो वो भी पार कर दी है। रुक तू, शाम तक आने दे तेरे पति को, सब बताती हूँ आज मैं उसे। हाँ, बता देना, मैं नहीं डरती। अब आपको जब पता ही चल गया है तो शायद अब मुझे डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं बचपन से ही बहुत खर्चीली हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और मुझे यहाँ अपने खर्चों के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तेरे मुँह में जुबान भी है? मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। हाँ माँ जी, लेकिन आज से मैं अपने खर्चों के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। इतना बोलकर आसिमा वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर जब आसिमा का पति बबलू ऑफिस से घर आता है तो उसके घर पहुँचते ही ज्योति उसके पास आकर बरसते हुए बोलती है, पहले तो सिर्फ टाल मटोली खेला करती थी, लेकिन अब तो झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। एक तो पहले पैसे चुरा कर खा गई और अब सीना जोरी भी कर रही है। कहती है कि मेरे घर वाले मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। हम तो जैसे इसे नौकरानी बना कर रखते हैं ना। अरे माँ, बस भी करो। घर आकर पहली सांस भी नहीं ले पाया, लेकिन आपकी 10 चुगलियाँ मेरे खून में पहुँच गई हैं। मेरे दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रही हैं। आसिमा ने आपके पैसे चुराए? हाँ, पैसे रखने के लिए दिए, लेकिन मैडम के खर्चे ही अपार हैं। आसिमा, इधर आओ मेरे पास। बबलू की गुस्से भरी आवाज सुनकर आसिमा जल्दी से उसके पास आती है। बबलू उसे गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देता क्या, जो तुमने माँ के भी पैसे फिजूल में खर्च कर दिए? हाँ, बोल अब इसके सामने, जैसे मुझे अपने बाप की धमकी दे रही थी। देखिए सासू माँ, पहली बात तो ये कि मैंने आपको धमकी नहीं दी थी। बस मैंने ये बताया था कि मेरे खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए थे, तो मैंने आपके पैसे अपने खर्च में लगा दिए। इसमें मैंने गलत ही क्या किया? मेरे बाप ने दहेज में आपको नगद पैसे दिए हैं। अगर मैं उनमें से कुछ पैसे खर्च लूं, आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। देखो आसिमा, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। और हाँ, आज से ही तुम अपना खर्चा खुद निकालोगी, समझ आई बात? अब इसके लिए जो करो, लेकिन घर के पैसे को तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्शन मत करना आगे चलकर। इतना बोलकर आसिमा वहाँ से चली जाती है।
और धीरे धीरे अपने मायके से लाया सारा सामान OLX पर बेचना शुरू कर देती है। कभी वो पुराना टीवी बेच देती तो कभी टेबल को ही बेच देती और अपना जेब खर्च निकाला करती। ज्योति घर के सामान को गायब होता देखकर उससे बोलती है, धीरे धीरे घर का सारा सामान गायब होता जा रहा है। ये बहू आखिर क्या करके मानेगी? ये सब सामान मेरे मायके से दहेज में आया था, मेरे पापा के पैसों से, तो मैं इन्हें बेचकर अपनी जरूरतों के लिए खर्च निकाल रही हूँ। अब तो मैं आप लोगों से पैसे मांगने नहीं आ रही, फिर आपको क्या तकलीफ हो गई? वाह वाह, तू तो इस घर के साथ साथ अपने पति और मुझे भी बेच देगी, लेकिन उससे भी तेरा खर्चा कभी पूरा नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर दूंगी मैं। वैसे आजकल मेरे हाथों से पैसा खर्च ना हो ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा। अब तो मुझे पैसा खर्च करने की ऐसी लत लगी है कि जिस दिन मैं पैसा ना उड़ाऊं उस दिन मुझे नींद नहीं आती, मेरा चैन उड़ जाता है और मेरा खाना भी नहीं पचता। हे राम, कैसी बहू मिली है, ये कुलक्षणी मेरा घर ही खा जाएगी। तू अभी निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे पहले बर्बाद तो कर लेने दो घर को अच्छी तरह से। तू निकलती है या नहीं? वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस घर को बेच ही दूं और जिंदगी भर उन पैसों से मौज लूं। आहा, क्या मजा होगा जिंदगी में, एक अलग ही रौनक होगी। कोई इसे सद्बुद्धि दे। माँ जी, आप ऐसे ही बोलती रहो, मैं आपकी इस पोस्ट में फोटो सोशल मीडिया में डालकर बहुत पैसा कमा सकती हूँ, साथ ही आप फेमस भी हो जाओगी। इतना सुनकर ज्योति अपने घर पर ताला लगाकर तिजोरी में रखे सभी गहने, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर बबलू को लिए अपने मायके चली जाती है। और अपने मायके पहुंचकर वो आसिमा के घर वालों को फोन करके बोलती है, आपकी बेटी पागल हो गई है। आपने उसको क्या खिला पिला कर बड़ा किया है? वो आज मुझे बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। घर का सारा सामान बेच दिया, एक बर्तन भी नहीं छोड़ा, वो भी सिर्फ अपने खर्चे के लिए। मैं कंगाल हो गई आपकी बेटी के खर्चे से। मैं और आपका दामाद उसके खर्चे की डर से मेरे मायके में ठहरे हैं। कृपया करके आप उसे ले जाइए। ज्योति की सारी बातें सुनकर आसिमा का पिता बोलता है, देखिए समधन जी, हमने इसी डर की वजह से उसे आपके यहाँ बहू के रूप में विदा किया था। हम भी लुट चुके होते। अगर वो कुछ दिन हमारे यहाँ और रहती तो हमारा घर भी बिक चुका होता। आपके घर की बहू है, आप संभालिए। इतना बोलकर नीलेश फोन रख देता है और दोबारा कभी जिंदगी में ज्योति का कॉल नहीं उठाता। और एक दिन ऐसा आता है जब आसिमा के पास कुछ नहीं बचता और आसिमा भीख मांगना शुरू कर देती है। उसे खाने पीने के लिए भी लोगों के घरों से मांग मांग कर खाना पड़ता। एक दिन उसकी सहेली उसे रास्ते में मिलती है और उसे इस हालत में देखकर उसकी मदद करने की सोचती है। वो उसे अपने साथ अपने घर पर जगह देती है और अपने वर्क प्लेस पर काम भी दिलवाती है। अब खर्च के लिए आसिमा को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और वो संभल कर दोबारा से सब कुछ ठीक कर देती है। पीहू एक बहुत ही खूबसूरत पर तेज तर्रार किस्म की लड़की थी। वो अपनी माँ सुनंदा और पिता जोगिंदर के साथ जयपुर शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। लेकिन उसके माँ बाप उसकी मुल्तानी मिट्टी खाने वाली बुरी आदत से बेहद परेशान थे। उसे बचपन से ही मिट्टी खाने की आदत पड़ गई थी और इसकी वजह से कभी कभी उसको पेट में बहुत जोरों का दर्द भी होता था। लेकिन उसने मिट्टी खाना बंद नहीं किया और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पीहू की शादी राज नाम के लड़के से हो जाती है। पीहू अपनी मिट्टी खाने वाली बात अपने ससुराल में किसी को नहीं बताती और वो छुप छुप कर मुल्तानी मिट्टी खाती ही रहती है। एक दिन पीहू रसोई में काम करते करते मिट्टी खा रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है तो वो उससे कुछ छुपकर खाते हुए देख लेती है और उससे कहती है, अरे पीहू, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर तू ये बता, तू छुप छुप के कुछ खा रही थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं खा रही थी। नहीं नहीं, मैंने देखा था, तू जरूर कुछ खा ही रही थी। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना कुछ भी कहती रहती है।
खैर आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप कमरे में जाइए तब तक। पीहू ऐसा कहकर अपनी सास को उसके कमरे में भेज देती है और फिर उसके लिए खाना लेकर जाती है और वापस आते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ मम्मी जी ने ठीक से कुछ नहीं देखा, वरना आज तो पीहू तेरी पोल ही खुल जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पीहू की ये मुल्तानी मिट्टी खाने वाली आदत के बारे में घर में किसी को भनक तक नहीं लगती। और एक दिन पीहू के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मीना राज को फोन करके बुला लेती है और फिर वो दोनों पीहू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर पीहू का चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स को पता चलता है, मिस्टर राज, आपकी वाइफ के पेट में मिट्टी जमा हो रखी है। आपको इसके बारे में कुछ खबर है या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मिट्टी, और वो भी मेरी बीवी के पेट में? जी हाँ, वो भी मुल्तानी मिट्टी, जो कि इनके पेट में बहुत बुरी तरह से जम गई है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में, और ना ही इसने कभी इस बात का जिक्र किया मेरे आगे। माँ, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, पर एक दिन मैंने उसे छुप छुप कर कुछ खाते हुए जरूर देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि तू क्या खा रही थी, तो उसने ऐसे ही बहाने बनाकर बात को टाल दिया और मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, पर हाँ, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। कुछ समय के लिए डॉक्टर पीहू को दवाई देकर डिस्चार्ज कर देते हैं और राज से कहते हैं, राज, आपको अपनी वाइफ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। उन्हें बचा पाना हमारे बस में नहीं होगा। नहीं तो एक बात और, उन्हें मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल ना खाने दें। अब उन्होंने हल्की सी भी मिट्टी खाई तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। फिर राज और मीना पीहू को लेकर घर आ जाते हैं। राज और मीना पीहू को समझाते हैं, बेटा देख, अब तू बिल्कुल भी मुल्तानी मिट्टी मत खाइयो। तुझे पता है ना कि हम कितना डर गए थे। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम सिर्फ वही खाओगी जो माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्या तुमने कभी ये सोचा है? ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी मिट्टी नहीं खाऊंगी। फिर कुछ दिन अच्छे से बीत जाते हैं और अब पीहू मिट्टी भी नहीं खाती। कुछ टाइम बाद पीहू प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में चारों तरफ खुशियों का समा बन जाता है। अब मीना उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है और राज भी उसको खुश रखता है। सब अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन पीहू ऐसे ही वरांडे में बैठी होती है तो उसे सामने सड़क पर एक आदमी दिखता है जो कि मुल्तानी मिट्टी से बने खिलौने बेच रहा था। उसे देखकर पीहू का मन मचल जाता है और वो फिर उससे 2-3 खिलौने ले ही लेती है और फिर क्या, वो उन्हें पानी में भिगो भिगो कर खाने लगती है। वो ये बात बिल्कुल भूल ही जाती है कि अब वो अकेली नहीं है। मिट्टी खाने वाली उसके अंदर उसका बच्चा भी है। उसको फिर से मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं और उसकी डिलीवरी का टाइम भी करीब आ जाता है। एक दिन फिर से उसको बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। मीना को लगता है कि उसको लेबर पेन हो रहा है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर डॉक्टर राज को बुलाने के लिए कहते हैं। राज हॉस्पिटल में आता है। मिस्टर राज, मैंने आपको क्या कहा था? आपको मेरी बात समझ आई भी थी या नहीं? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी वाइफ को लेबर पेन नहीं बल्कि मिट्टी खाने की वजह से उसके पेट में दर्द हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, पीहू ने तो मिट्टी खाना बंद कर दी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने आपसे छुपकर मिट्टी खाई है क्योंकि उनके पेट में अब और भी ज्यादा मिट्टी जमा हो गई है और मुझे डर है कि कहीं बच्चे के पेट में भी मिट्टी ना जमा हो। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बीवी और बच्चे दोनों से बहुत प्यार है। उन्हें बचा लीजिए प्लीज। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि आपकी बीवी को बचाया जा सकता है या आपके बच्चे को। डॉक्टर्स पीहू का ऑपरेशन करते हैं
जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके बच्चे के पेट और फेफड़े में भी मुल्तानी मिट्टी जमा हो गई है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो पेट में ही मर गया। अब डॉक्टर ये बात राज और मीना को बताते हैं। सॉरी मिस्टर राज, हमें आपके बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मिट्टी उसके फेफड़ों में जमा हो गई थी, इसीलिए उसे सांस नहीं मिल पाई और वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाया। अब आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? पीहू, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे बेटे, शांत हो जा। हमारी किस्मत में ये ही लिखा था। अब मीना पीहू को गुस्से में बोलती है। अरे डायन, अब तो खुश है ना तू? क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और मेरा बच्चा कहाँ है? अरे कौन सा बच्चा? उसे तो तू निकल गई टंकनी। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? फिर वो डॉक्टर आते हैं और पीहू को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उसकी मुल्तानी मिट्टी खाने वाली आदत ने उसके मासूम बच्चे को उससे दूर कर दिया। और उनकी बातें सुनकर पीहू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो आत्मग्लानि की अग्नि में जलने लगती है। फिर वो राज और मीना से वादा करते हुए कहती है, माँ जी, राज जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। प्लीज माँ जी, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं कभी भी जिंदगी में मुल्तानी मिट्टी नहीं खाऊंगी। उसे तड़पता हुआ देखकर मीना और राज दोनों ही उसे एक और मौका देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। और कुछ समय बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही नौरा अपने जिम से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि कुछ आदमी एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाती है और उन लड़कों से बोलती है, लड़की को अकेला समझकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अबे तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? अबे साले, मैं कौन हूँ ये छोड़ और तू ये बता कि इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? तो तू कहीं की महारानी है क्या जो यहाँ पर हुक्म चलाने आई है? अबे तुम्हारे लिए तो मैं जैसी हूँ ना वैसी ही काफी हूँ। मुझे तुम्हारे लिए महारानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। चल भाई, इसे थोड़ी अकल दे ही देते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इसकी जुबान बहुत तेज चल रही है। इसको सबक सिखा ही देते हैं। अच्छा बेटा, मुझे अकल दोगे तुम दोनों? अभी बताती हूँ, रुको जरा। इसके बाद नौरा उन दोनों लड़कों को बहुत धोती है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नौरा उस लड़की से उसके बारे में पूछती है। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मीरा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होती तो न जाने मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मीरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। और अगर तुम उन दोनों को उनकी औकात पहले ही दिखा देती ना तो मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए शायद आना ही ना पड़ता। जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। हाय, आई एम नोरा। और जो तुम स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रही हो ना, वो सरासर गलत है। स्ट्रॉन्ग इंसान अंदर से होता है, ना कि बाहर से। अब कितनी अच्छी बातें करती हैं और कितनी हिम्मत वाली हैं आप। थैंक्स मीरा। वैसे तुम भी बन सकती हो मेरे जैसी। सच? क्या मैं भी आप जैसी बन सकती हूँ? हाँ मीरा, बिल्कुल बन सकती हो। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और अभी मैं जिम से ही आ रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों एक साथ चला करेंगे। ठीक है नोरा, ये एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती हैं और एक साथ हर जगह जाने भी लगती हैं। वो बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। ऐसे ही एक दिन मीरा नोरा से पूछती है, यार नोरा, तू इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है, तो तुझे लड़का भी तो तेरे जैसा ही चाहिए होगा ना? नहीं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं है, पर हाँ, लड़का दिल का साफ और इरादे का पक्का होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अच्छा ऐसा है? वैसे आज तो ये सब सवाल क्यों पूछ रही है मुझसे? वो क्या है ना, मेरा एक कजन है और वो ना तुझे बहुत लाइक करता है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तेरे से उसके बारे में बात करूं। अच्छा,
कौन सा कजन? उसका नाम सिम्बा है और वो मेरी बुआ जी का लड़का है। उसने तुझे मेरे घर पर, मेरे बर्थडे पार्टी पर उसने तुझे देखा था और तभी तू उसे पसंद आ गई थी। वैसे नाम तो काफी अच्छा है उसका। वो खुद भी बहुत अच्छा है नोरा, तू एक बार मिल लेना प्लीज यार मेरे लिए। ठीक है यार, मिल लूंगी। तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और हाँ, अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुझे वैसे ही बोल दूंगी। ठीक है, बट आई एम 100% श्योर कि वो तुझे जरूर पसंद आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ। इसके कुछ दिनों बाद मीरा नोरा और सिम्बा को एक साथ बाहर घूमने के लिए भेज देती है। फिर सिम्बा उससे अपने दिल की बात कहता है। हाय नोरा, तुम्हें मेरी बहन ने बताया होगा मेरे बारे में। हेलो सिम्बा। हाँ बताया तो था। वैसे क्या क्या बता कर गई है? कुछ खास नहीं, बस यही कि तुम कितने अच्छे हो और तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो क्या क्या पसंद है मुझे बताओ तो जरा। मैं पसंद हूँ तुम्हें, क्यों, है ना? अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। हाँ मुझे सब पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझसे इतना ज्यादा पसंद करने लगे? सब कुछ, आपकी अदाएं, आपका किसी से ना डरने वाला एटीट्यूड, एवरीथिंग। ओह रियली? जिंदगी बिताने के लिए ये सब काफी है क्या? मेरे लिए तो है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही अपने बीच के इस रिश्ते को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और अब वो एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां उठाने लगती हैं। साथ ही साथ अपने जिम का भी पूरा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन वो जिम जाने के लिए तैयार होती है। उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये तू दिन भर करती क्या रहती है? रोज रोज जिम जाकर तुझे कोई कुश्ती लड़नी है क्या? नो मॉम, मैं जिम सिर्फ इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि मैं जिम इसीलिए जाती हूँ ताकि मैं फिट और एक्टिव रह सकूँ। तो तू घर में ही काम कर लिया करना, उससे ही फिट हो जाएगी तू। क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप मॉम? मैं तो कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ जिम चलिए। ए भगवान, ये क्या बोल रही है तू? और नहीं तो क्या, हम दोनों साथ चलेंगे और साथ में अपनी अपनी सेहत भी बनाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नोरा जिम में अब ज्यादा वक्त बिताने लगी थी और घर पर कम, जिसकी वजह से मधु को दिक्कत होने लगी थी। उसे घर के काम खुद ही करने पड़ते थे और भी कई सारी चीजें थी जिनकी वजह से मधु को काफी तकलीफ होने लगी थी। वो एक प्लान बनाती है जिससे वो नोरा का जिम जाना बंद करवा दे। तो वो कुछ गुंडों के पास जाती है और उनसे नोरा को डराने के लिए कहती है। गुंडे नोरा के जिम के रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं। जब वो वापस आती है तो उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो इतनी मस्त बनकर? अरे कहाँ जाएगी, आना तो हमारे पास ही है। अरे कौन हो तुम लोग और मेरे पास क्या करने आए हो? अरे भंवरा फूल के पास क्यों जाता है? हम भी बस आपके पास आपकी खुशबू सूंघते सूंघते आ गए। अच्छा जी, तो तुम्हें खुशबू सूंघनी है तो चलो आओ मेरे पास। खुशबू क्या, पूरा का पूरा फूल ही दे देती हूँ तुम्हें। सिर्फ खुशबू का क्या फायदा? इसके बाद नोरा उन दोनों गुंडों को इतना धोती है कि उनकी हालत अधमरी हो जाती है। फिर नोरा उनसे पूछती है कि उन्हें इनके पास किसने भेजा था, तो वो बता देती है कि उसकी सास ने ही उन्हें भेजा था डराने के लिए। फिर नोरा अपनी सास से पूछती है, मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पीछे गुंडे क्यों भेजे? अरे अरे अरे, ताकि तू जिम जाना बंद कर दे। रोज रोज पूरा दिन जिम में बिता कर आ जाती है और घर का सारा काम मुझ बेचारी बढ़िया के सर आ जाता है। हाँ मॉम, अगर मैं जिम नहीं जाती तो उन गुंडों को कैसे पेलती? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर बेटा कुछ मेरी भी तो सोच। वैसे अब आपकी बारी है मॉम। मतलब? मैंने पहले उन्हें धोया और अब मैं आपको धोऊंगी। अरे 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 नहीं बहू, मुझे मत मारियो,
वो तो बच भी गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगी। हे भगवान, बहू मुझे माफ कर दे। अरे मॉम, मजाक कर रही हूँ, डर क्यों रही है आप इतना? अरे अरे बहू, ऐसा मजाक मत करा कर, मेरी जान हलक के बाहर आ जाती है। हाँ। नहीं नहीं मॉम, ऐसे कैसे आप ऊपर निकल लेंगी? अभी तो मुझे आपके साथ बहुत कुछ करना है। मतलब क्या है तेरा कि बहुत कुछ करना है? हाँ। चिल मॉम, डोंट वरी, कुछ ज्यादा नहीं करूँगी मैं आपके साथ। तू चिल करने के लिए कह रही है? यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है। सिर्फ एक शर्त पर कुछ भी नहीं करूँगी मैं आपके साथ। अगर आप मुझसे वादा करो कि आप भी मेरे साथ रोजाना जिम चलोगी। मैं वादा करती हूँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगी। और हाँ, अब मुझे समझ आ गया है, हम दोनों साथ में जिम जाएंगे, कसरत करेंगे। इसके बाद मधु नौरा को जिम जाने के लिए कभी मना नहीं करती और नौरा भी अब जिम में कम समय बिताया करती है और घर में अपनी सास के काम में ज्यादा ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।